कह रहे थे न्यायमूर्ति जी, इस पटाखे से प्रदूषण जो फैलता है आगे के 50 और 60 साल का दशक में क्या स्थिति होगी, ये अंदाज़ा लगाएं। और पटाखे से तकरीबन प्रदूषण 19.821 माइक्रोग्राम के गति से फैलता है, क्योंकि बहुत सारे पाखंड पर्व में त्यौहार आता है जिसमें पटाखे का इस्तेमाल किया जाता है, शादी विवाह हो, तो उसमें 1000 करोड़ का एक रात में 1000 करोड़, अरे बाप रे, 1000 करोड़ के पटाखे को यूं ही रात में फोड़ दिया जाता है। अगर 1000 करोड़ का गरीबों में यूज किया जाए कितना बेटर होगा। देन बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, देन बेटर बेस्ट। तो सबसे पहले जो मैंने रात को थिंकिंग किया, दुनिया पटाखे की शोर में चल रही थी, मैंने तो जीवन में ना तो मेरे रिलेशन को उठा के देखे, ना तो मैं हिंदुओं का कोई त्यौहार मनाया, चाहे होली हो, मेरा था ही नहीं, ना दीपावली हो, उसमें पाखंड घुसेरा हुआ है, मैं मनाया ही नहीं। क्योंकि इन 33 साल में 34 साल में हमारा कोई त्यौहार हमारे आत्माओं को नहीं छुआ, क्योंकि समय ही नहीं बची त्यौहार के लिए। और पाखंड पूजा में मैं अपने समय इन्वेस्ट क्यों करूं, क्यों गवाऊं, जिससे कोई उपार्जन नहीं हो सकता, जिससे विकसित नहीं हो सकता, जिससे किसी का भला नहीं हो सकता। और क्षणभंगुर आनंद, एक रात का आनंद, वो कैसा आनंद है, एक ऐसा आनंद जो जीवन भर आदमी के मन और मस्तिष्क और आत्मा में रहे, ऐसा आनंद होना चाहिए। अब पाखंड तंत्र में जो बच्चों को, हम बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चे से नौजवान हुआ और नौजवान से आज मैं 50 वर्ष को जा रहा हूँ, तो मैं अगले नेक्स्ट 10 साल में बुजुर्ग की गिनती में आऊँगा। और ये सारा जवानी मैंने भारत को समर्पित किया, ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जानते हैं। इसलिए आपने वहाँ जाके देखा होगा, क्योंकि आप भी संयुक्त राष्ट्र संघ गए थे कल या परसों, तो आपको एहसास हुआ होगा कि कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट है। यस, उसमें खोजने पर पॉजिटिव पॉइंट भी मिलेगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस समय, इसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं। क्योंकि जब बाजू दो है, एक दाहिने और एक बाएं, तो दोनों बाजुओं का अलग अलग काम है। अब लोग बाएं बाजू से तो खाएंगे नहीं, उसका इस्तेमाल कहीं और होता है, और हर काम में लिखना पढ़ना सब दाहिने बाजू से किया जाता है। तो मैंने एक हाथ में करनी और दूसरे हाथ में कलम का तस्वीर आपको मिलेगा। वो तस्वीर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे हाथ में करनी है, इसे भवन बनाता हूँ और दाहिने हाथ में कलम मिलेगा, इसलिए कि उस कलम से मैं अपना जीवनी प्रस्तुत कर पाया। तो कहने का उद्देश्य आज ये था कि पाखंड तंत्र में पिछले 25 साल से देखें तो किस तरह एक ही धर्मों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। गौर करें थोड़ा सा, ये गौर करने वाली बात। क्या ऐसा नहीं लगता कि पाखंड तंत्र ने जातिवाद को इतनी तीव्र गति से फैलाया और इतने टुकड़ों में बांट दिया? हम बच्चों में 4 ही धर्म को पढ़ते हुए आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या बौद्ध और जैन और पारसी को कोई जानते हैं? उसका जिक्र ही नहीं है कहीं। ये भी अफसोस का विषय है।
जानते हैं क्यों बता रहा हूँ आज? क्योंकि अंदर में आत्माओं में आग फूंक देता है जब सिलेबस को उल्टा के देखता हूँ। मुझे तो पढ़ाया गया वही था, तो आपको नेगेटिव पॉइंट वहाँ मिलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया हमेशा पाखंड का हिस्सा रहा है। तो आपको भी ऐसे दूर से देखने में नेगेटिव लगेगा। जब आप नज़दीक देखेंगे, आप उसका रिसर्च करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो आपको पॉजिटिव नज़र आएगा कि पॉजिटिव भी है इसमें। मैं भी कह रहा हूँ यहाँ से कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने दोनों को सजा के लिखा है। दुनिया सजती तब है, दुनिया अच्छा तब लगता है। एक दुल्हन को अगर सवार करके मंचों पर नहीं लाया जाए दूल्हा दुल्हन को, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ठीक नहीं। अगर वही बेटियां दुल्हन के रूप में एक दिन समर्पित करते हैं हम, ये हमारे यहाँ का रस्म रिवाज है, तो उसे सजा धजा करके विदाई किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लेसनों में भी हर व्यक्ति, हर भाव, हर जाति, हर समुदाय को सजा के लिखा गया। इसीलिए मैं कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं हूँ। आज मैं आकर के साथ इसीलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब का वंशज हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ। और उनका बेटा ना वो, उनका बाप कभी ना दबा था, ना उनका बेटा कभी दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसके पास पिछले 33 साल का कर्मकांड है, वो भी लेखनी के द्वारा। इसलिए मैंने हर भाषा, हर समुदाय, हर बात को लेखनी में कैद करते हुए गया। तो सिलेबस को देखें कि पाखंड ने बौद्ध धर्म का जिक्र कहीं नहीं किया, तो हमारे जो बच्चे हैं हमारी कौम के, वो क्या पढ़ के आएंगे? वही पढ़ के आएंगे जो आपने पढ़ाया था। अब आपसे फिर पूर्ण जोर निवेदन है, अपील है कि आप धर्म के अंश को किसी भी पुस्तक विषय वस्तु से ना जोड़ करके संविधान को एक अलग विषय वस्तु का दर्जा दें, जिसे पढ़ कर के समाज अच्छा बने। मैं बार बार पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान भारत का वो रीढ़ है जो रीढ़ के बिना शरीर नहीं, और शरीर के बिना संसार नहीं, और संसार संविधान से जुड़ा हुआ है। भारत देश नहीं, विश्व के अनेकों देश हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं, और जहाँ जाते हैं तो प्रतिष्ठा मिलती है कि आपका संविधान तो गजब है। गजब क्यों नहीं हो? जब वो गजब लिखने वाले गजब थे, तो संविधान तो गजब होगा ही। तो आज ये जो 19.821 का माइक्रोग्राम के बारे में निकाला, वो सिर्फ एक रात का है। यहाँ बहुत सारे त्योहार हैं, शादी हैं, विवाह हैं। अगर एक रात में 1000 करोड़ का खर्चा कर दें, तो क्या गरीब नहीं होंगे तो क्या अमीर होंगे? ये सब सोचने वाली बात है। ये मैंने 20 साल पहले ही निपटा चुका, अपने स्ट्रगल से निपटा दिया है। और अगर 3 आदमी हो और तीनों के तीनों चोर हो, इसीलिए मैंने 3 उंगली उठाया था कि 3 आदमी चोर है। अब चोर को पकड़े कहाँ कहाँ है, कैसे चोरी होती है? अगर ये तीनों चोर के ऊपर बैंडिश लगा दिया जाए और उसको कैद करके बाहर ही नहीं आने दिया जाए, तो स्वतः है कि सम मीन्स बराबर और विधान मीन्स नियम, यानी कि बराबर के दृष्टिकोण से सभी देखे जाएंगे। अभी बराबर के दृष्टिकोण से कभी इसे 50 साल से आज़ादी के बाद में देखा नहीं गया है, और संविधान लागू नहीं है पूर्ण तरह से। इसका पक्का गवाह हूँ भारत के लिए, जो हम खड़े हैं
लेखनी के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो, कर्म के माध्यम से हो, या किसी भी वस्तु स्थिति में मैं खड़ा, मुझे अहंकार नहीं है, ना किसी से द्वेष है। ये तो मैं पहले भी दर्शा चुका हूँ। कोई भी माय का लाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा सफाई दे दे, बल्कि सबूत, कोर्ट को सबूत चाहिए था जो मैं दे रहा हूँ, और पीछे भी लेखनी के माध्यम से कैद करते हुए गया। इन तथ्य पर विचार के लिए मैं आगे नेक्स्ट में फिर आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।